नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दफों की किताब के इस ऑनलाइन एडिशन में। हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, और डेली करंट अफेयर्स में हम पढ़ रहे हैं 9 अक्टूबर 2021 के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाइपा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इसका कारण यह है क्योंकि 23 सितंबर 1918 को भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने इजराइल के शहर हाइफा को तुर्की से आज़ाद करवाया था। तो 23 सितंबर को इस कारण से हाइफा दिवस मनाया जाता है, और यह भारत से ज़्यादा इजराइल में रिलेवेंट है, और इजराइल इसको हाइफा दिवस के तौर पर मनाता है और हाइफा विजय दिवस के तौर पर मनाता है, और भारतीय सैनिकों की कुर्बानी को भी याद करता है। और 2012 से इजराइल सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि भारतीय सैनिकों की कुर्बानी को इजराइल के स्कूली पाठ्यक्रम में भी जगह दी जाएगी। तो 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को इजराइल के हाइफा शहर में लड़ी गई थी, और ये हाइफा में माउंट कार्मेल पर्वत श्रृंखला और किशोर नदी और उसकी सहायक नदियों के पास दलदली भूमि के पास में लड़ी गई थी। इसमें भारत से कौन कौन सी बटालियन शामिल हुई थी? पहले तो ये कि भारत शामिल क्यों हुआ था? इजराइल में लड़ाई हो रही थी, उसका मतलब भारत को क्या मतलब? यह था क्योंकि 1918 में 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध चला था, और विश्व युद्ध ब्रिटेन की महाशक्तियां लड़ रही थी। उसमें एक तरफ मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन प्रमुख राष्ट्र था, और दूसरी तरफ दूरी राष्ट्रों में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये प्रमुख राष्ट्र थे। तो ये अपनी धरती पर न लड़कर अपने औपनिवेशिक राष्ट्र थे, उनकी धरती पर लड़ रहे थे। औपनिवेशिक राष्ट्र क्या होता है? तो औपनिवेशिक राष्ट्र जो इन देशों के गुलाम राष्ट्र थे, उनकी धरती पर। इजराइल भी ब्रिटेन का गुलाम था और भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटेन की सेना इजराइल में तुर्की से लड़ रही थी, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना से भी लड़ रही थी। तो इजराइल को आज़ाद करवा रही थी। उसके कुछ हिस्सों पर तुर्की का अधिकार था, जो ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो ब्रिटेन की सेना पीछे हट जाने के कारण जोधपुर से और मैसूर, हैदराबाद ये 3 टुकड़ियां भारत से बुलाई गई थी। जोधपुर बटालियन, मैसूर बटालियन और हैदराबाद बटालियन। इनमें भारतीय सेना ने ही 1917 में सितंबर 1917 में इजराइल की राजधानी जेरूसलम को आज़ाद करवाया था। इसी को देखते हुए हाइफा की लड़ाई भी भारतीय सैनिकों को सौंपने का निर्णय लिया गया था। तो भारत से जोधपुर की और मैसूर की जो सेना थी, उनकी एक संयुक्त बटालियन बना के वहाँ लड़ाई के लिए भेजी गई थी, जबकि हैदराबाद की जो बटालियन थी, उनको युद्ध बंदियों की निगरानी के लिए रख दिया गया था। तो जब ये लड़ाई स्टार्ट हो रही थी, तो तुर्की और जर्मनी और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना बहुत पावरफुल सेना थी। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और गोले और मिसाइलें हुआ करती थी, और जो उनके सामने भारतीय सेना लड़ रही थी, वो घुड़सवार सेना थी, कैवलरी फोर्स, और उनके पास तलवारें, भाला ये हुआ करता था। तो उनका सामना करने के लिए इनके पास ये हथियार वगैरह नहीं थे। इसलिए ब्रिटेन का जो ब्रिगेडियर था, कैप्टन था, जो भारतीय सेना को और ब्रिटेन की सेना को लीड कर रहा था, उसने लड़ाई करने से मना कर दिया था कि यहाँ ये हार निश्चित है ब्रिटेन की, तो यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। परंतु भारतीय सेना के, विशेषकर जोधपुर के जो सैनिक थे, उनके विरोध के कारण ब्रिटेन का जो कमांडर था, उनको अपना फैसला बदलना पड़ा, और हाइफा पर आक्रमण के लिए तैयार किया गया उनको। और सबसे पहले मैसूर लांसर्स जो सेना थी, वो आगे गई और उन्होंने तुर्की के सैनिकों पर हमला किया। परंतु माउंट कार्मेल पर्वत श्रृंखला के ऊपर होने के कारण तुर्की के सैनिकों ने 77 mm बंदूकों से मैसूर लांसर्स पर हमला किया, परंतु उसकी कुछ टुकड़ी उनके पीछे से जाकर उनको अटैक करती है, और उनको उलझाए रखने तक ये 23 सितंबर को जब लड़ा जा रहा था, तो दोपहर 2 बजे तक जोधपुर की सेना हाइफा शहर में दाखिल हो जाती है, और तुर्की को वहाँ से
खदेड़ देती है और शाम तक हाइफा को आज़ाद करवा लेती है। हाइफा इजराइल के पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट उसका भूमध्य सागर से लगता है। तो ये हाइफा विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसमें भारत के 44 सैनिक शहीद हुए थे, परंतु तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सेना को हरा दिया था। और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह है तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, और तंजानिया का ये एक द्वीप है। तंजानिया की सीमा हिंद महासागर के साथ लगती है, और हिंद महासागर में तंजानिया का एक द्वीप है जांजिबार, जो कि काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ काली मिर्च का उत्पादन बहुतायत में होता है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह उसी जांजिबार द्वीप पर तंजानिया में पैदा हुए थे 1948 में, और फिर ये 1960 के दशक के अंत तक एक शरणार्थी के रूप में ब्रिटेन चले गए थे, और ब्रिटेन में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, और केंट यूनिवर्सिटी जो कि कैटरबरी में है, वहाँ ये अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं, और अभी ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब इनको क्यों मिला है, इनमें क्या खास है, इनकी रचनाओं में क्या खास है? तो इनमें खास है ये शरणार्थियों की जो समस्या है उसको बहुत ही दरिया दिली से इन्होंने पेश किया है दुनिया के सामने। लोगों को शरणार्थियों के प्रति आगाह किया है और उनके प्रति उनके दिलों में प्रेम जगाया है। तो इसलिए ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने अपनी लेखन में उपनिवेशवाद के प्रभावों और उनका संस्कृतियों पर प्रभाव और शरणार्थियों के भाग्य निर्धारण पर करुणामयी रचनाएं लिखी हैं। इनके 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं प्रकाशित हो चुकी है। ये पहले लेखन करते थे स्वाहिली भाषा में और फिर अंग्रेजी में लिखने लगे थे। और साहित्य का नोबेल जो है 1901 से शुरू हुआ था और 2 बार 119 साल के इतिहास में 2 बार इसको स्थगित भी किया गया है। 1983 में विश्व युद्ध के कारण, 2018 में ये स्वीडिश अकेडमी जो जारी करती है उसकी ज्यूरी उसको कहते हैं, जजों की जो एक ग्रुप होती है उसको ज्यूरी कहते हैं। ज्यूरी मेंबर पर कुछ शोषण के आरोप लगे थे, इस कारण से 2018 में इसको स्थगित कर दिया गया था। जबकि ये लुइस गलुक को मिला है 2020 में, जो कि अमेरिकी कवयित्री है, और 2019 में मिला है पीटर हैंडके को, जो कि ऑस्ट्रेलियाई मूल के हैं। पीटर हैंडके को साहित्य में नए इनोवेशन के कारण यह अवार्ड दिया गया था, जबकि लुइस गलुक को बचपन पर आधारित रचनाएं करने के लिए ये अवार्ड 2020 में प्रदान किया गया था, और 2021 में यह दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अभी रिसेंटली चिकित्सा के नोबेल भी दिए गए हैं डेविड जूलियस और आर्डेन पाटापोसियम को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और भौतिकी शास्त्र के जो नोबेल दिए गए हैं वो जापान के सुकुरो मानेबे, जर्मनी के क्लाउस हासलमैन और इटली के जियोर्जिया पारिसी को। जबकि रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी के हैं, और WC मैकमिलन, जो कि USA से हैं। ये अक्टूबर में इनके नामों की घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। अक्टूबर में सबसे पहले ये होते हैं चिकित्सा के, उसके अगले ही दिन भौतिकी के, फिर उससे जस्ट अगले दिन रसायन शास्त्र के, उससे अगले दिन ये साहित्य के, फिर शांति के, और लास्ट में अर्थव्यवस्था के ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाएंगे शांति का, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बाकी 5 पुरस्कार दिए जाएंगे 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को देने का कारण है क्योंकि 10 दिसंबर 1996 को सर अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ था सैन रेमो, जो कि इटली का एक शहर है। और अल्फ्रेड नोबेल कौन है? तो ये वही व्यक्ति हैं जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने रसायन के क्षेत्र में कुल 355 आविष्कार किए हैं,
और इनका सबसे प्रमुख आविष्कार है डायनामाइट। डायनामाइट बहुत विस्फोटक पदार्थ है, इसका युद्ध में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ये आविष्कार इन्होंने 1867 में किया था और इनका जन्म हुआ था 1833 में स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की राजधानी है और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। ये रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे। इनके पिता एक हथियार निर्मातक कंपनी में काम करते थे, इसलिए इनको शुरू से ही रसायन शास्त्र में यानी हथियारों के निर्माण में रुचि थी, इसलिए ये विस्फोटों आदि का इन्होंने आविष्कार किया है। 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। ये सर अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि थी तब ये शुरू हुए थे। और 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी शामिल किया गया था। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो यह है नोबेल पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। 5 आइज क्या है? 5 आइज, ये 5 आइज क्या है? 5 से पता चल रहा है 5 और आइज से आंखें, मतलब ये आंखें हिडन आंखें है, यानी ये जासूसी संस्थान है, ये जासूसी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। पर 5 का क्या अर्थ है? 5 का मतलब है ये 5 देशों की है। आमतौर पर जासूसी एजेंसियां एक देश की एक ही होती है, वो क्योंकि पर्सनल उनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो दूसरे देश के साथ शेयर करने में उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सूचनाएं साझा करने के लिए 5 आइज नाम की खुफिया एजेंसी बनाई है और ये दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जा सकती है वर्तमान में। तो ये 5 देश कौन कौन से हैं? ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। शुरू में ये 2 आइज हुआ करती थी, अमेरिका और ब्रिटेन की, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय 14 अगस्त 1941 को इसकी स्थापना की थी। क्यों? ब्रिटेन और अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहे थे, तो इनको आपस में सूचना साझा करनी थी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, तो इन्होंने ये एजेंसी बनाई। फिर विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इन्होंने इसमें कनाडा को शामिल किया, यह 3 आइज बन गया। फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल करने से ये 5 आइज बन गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अभी भी ब्रिटेन के अंडर में आते हैं, ये डोमिनियन स्टेट है ब्रिटेन के। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय ध्वज पर ब्रिटेन का ध्वज भी एक कोने में लगा हुआ होता है, तो ये डोमिनियन स्टेट है। 5 आइज की स्थापना 14 अगस्त 1941 को हुई थी। ये अभी चर्चा में क्यों है? इसका कारण है न्यूजीलैंड की टीम आई थी सितंबर में वनडे और T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम में इनका मैच था और मैच से आने पहले न्यूजीलैंड की टीम ने खेलने से मना कर दिया था। और इसका कारण था क्योंकि उनके पास जेसिंडा आर्डन है, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, उनका फ़ोन आया था कि कोई भी खिलाड़ी होटल से बाहर नहीं निकलेगा। फिर होटल से उनको सेफली एयरपोर्ट भेजा गया, एयरपोर्ट से उनको अरब के रास्ते फिर न्यूजीलैंड भेज दिया गया। तो ये 5 आइज इन्होंने इनपुट दी, क्योंकि न्यूजीलैंड भी इनमें शामिल है 5 आइज संस्थान में। तो 5 आइज ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने इनपुट दी कि न्यूजीलैंड टीम जैसे ही होटल से बाहर निकलेगी उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक होगा, इसलिए इन्होंने ये दौरा बीच में ही कैंसिल कर दिया एन मौके पर। तो 5 आइज ये चर्चा में है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत शीत युद्ध के दौर में पड़ी थी। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच ये वाक युद्ध था, यानी जुबानी वॉर कह सकते हैं। इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और कुछ हिंसक झड़पें होती है और एक दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की ये साजिश रचते रहते हैं। और ये 2 ध्रुवीय विश्व में ही संभव है जो वाक युद्ध चल रहा था। तो उस समय 1945 से 1991 तक 2 ध्रुवीय विश्व था। एक ध्रुव था अमेरिका, दूसरा ध्रुव था सोवियत संघ रूस। 1941 में सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, ये बिखर गया। तो फिर अब एक ध्रुव विश्व है, अमेरिका उसका नेता है। उस समय इसका ज़्यादा यूज हुआ था, परंतु फिर 5-10 साल के लिए ये ठंडी पड़ गई थी। परंतु 9/11 जो कि 2001 में हमला हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क में, उसके बाद ये वापस सक्रिय हो गई थी। अमेरिका इसमें इंटरेस्ट लेने लग गया था। पहले क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि अमेरिका की खुद की एक खुफिया एजेंसी है CIA, जो कि 1947 में स्थापित हो चुकी है।
तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। हालांकि 5 आइज में सबसे ज़्यादा सूचना अमेरिका ही प्रोवाइड कराता है, उसके बाद ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा रहता है। सबसे ज़्यादा खुफिया जानकारी अमेरिका ही देता है। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA। CIA 1947 में बनाई गई थी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है, उसके पास वर्जीनिया पर। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब राष्ट्रपति थे अमेरिका के हैरी ट्रूमैन। अभी 5 आइज में भारत, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया को भी शामिल करने पर विचार चल रहा है, यानी इसको 9 आइज बनाने की योजना चल रही है। भारत की खुफिया एजेंसी है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये 1968 में स्थापित की गई थी। और भारत की एक और इंटेलिजेंस एजेंसी है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इन दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, जिसका मुख्यालय इस्लामाबाद में, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ब्रिटेन की ये खुफिया एजेंसी है MI6, मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और ये सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। चीन की खुफिया एजेंसी है MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। जर्मनी की खुफिया एजेंसी है BND। ये सबसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस खुफिया एजेंसी है, जो कि बेहतरीन खुफिया एजेंसी मानी गई है दुनिया की। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और म्यूनिक, जो कि जर्मनी का शहर है, उसके पास पुलाच में इसका मुख्यालय है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी है ASIS, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। कैनबरा में इसका मुख्यालय है। और रूस की, जो कि एक बहुत बड़ा देश है, इसकी भी एक खुफिया एजेंसी है FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। इसका मुख्यालय है मॉस्को में। जबकि आपने खुफिया एजेंसी में सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा CIA के बाद, अगर सुना है तो KGB का, क्योंकि रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो पहले इसी के एजेंट हुआ करते थे। सोवियत संघ रूस जब था तब 1954 में KGB की स्थापना होती है, और 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तब तक ये रूस की खुफिया एजेंसी हुआ करती थी। और वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो किसी समय इसी KGB के एजेंट हुआ करते थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 1948 में इजराइल आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। और ये मोसाद सबसे विख्यात एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, क्योंकि ये आतंक की जो घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए उनके विरोधी अभियान चलाती है और उसको निष्फल करती है। तो ये बहुत सक्सेस रेट वाली खुफिया एजेंसी है मोसाद, इजराइल की। फ्रांस की है DGSE, डायरेक्टर जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। पेरिस सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जबकि लंदन टेमस नदी के किनारे पर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन है चौथा, देवधरा हिमाचल प्रदेश। ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, पत्रकार हैं, वो है डॉक्टर रचना गुप्ता। ये पत्रकार है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और इसका हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विमोचन किया है। और लेखिका है इसकी रचना गुप्ता। और राजेंद्र विश्वनाथ है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस पुस्तक में, जो कि देवधरा हिमाचल प्रदेश नाम से है, इसमें हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा, उसकी सांस्कृतिक धरोहरें और उनका कल्चर, सामाजिक जीवन शैली हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाया गया है। तो यह है देवधरा हिमाचल प्रदेश, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर रचना गुप्ता, पत्रकार डॉक्टर रचना गुप्ता।
किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग 1999 का अधिनियम, 2003 में इम्प्लीमेंट, 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे बढ़िया क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग की चाय है और सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन वाला राज्य है असम। तो ये सफ़ेद प्याज है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में भी ये पर्टिकुलर जगह है अलीबाग, जो कि रायगढ़ ज़िले में पड़ती है। और इसके सफ़ेद प्याज को, जो कि सफ़ेद प्याज है, इसके औषधीय गुण है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। औषधीय गुण क्या है इसके? ये एक तो हृदय रोग का निष्करण करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है और इंसुलिन के निर्माण में ये फायदेमंद प्याज है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ाना है ताकि इसकी डिमांड बढ़े और इसका फ़ायदा किसानों को हो। इसलिए भारत सरकार 1999 में लोकसभा से एक अधिनियम पास करती है और जीआई टैग प्रदान करती है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक संकेतक। अपने राजस्थान में बीकानेर से बीकानेरी भुजिया को मिला हुआ है और सोजत की मेहंदी को भी जीआई टैग मिल चुका है और कई हस्तकलाओं को भी मिल चुका है। और प्रसिद्ध है कलकत्ता के रसगुल्ले, उनको भी मिला हुआ है। असम की जोड़ीमा वाइन को मिला हुआ है, मूंगा सिल्क को मिला हुआ है, तेजपुर की लीची को असम से है, जबकि मणिपुर की चक हाओ चावल प्रजाति है उसको भी दिया जा चुका है। नागालैंड के खीरे की प्रजाति है उसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और मणिपुर के तामेंगलोंग संतरे की प्रजाति है और खोला मिर्च है गोवा की, उसको भी ये दिया जा चुका है। हाथी मिर्च मणिपुर की है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में हाल में चिन्नौर चावल को दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में होता है। कश्मीर की केसर और पश्मीना शॉल को, नागपुर के संतरे को और गोरखपुर के टेराकोटा को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये दिया जा चुका है। बिहार से शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो ये थी जीआई टैग की कहानी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो उसमें 57 केजी वर्ग भार में कुश्ती में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है और ओवरऑल तीसरी भारतीय खिलाड़ी है। इनसे पहले सुशील कुमार और बजरंग पूनिया कुश्ती के गेम में वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं, जहां सुशील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता था और बजरंग पूनिया ने सिल्वर मेडल जीता था। और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये 5वीं भारतीय खिलाड़ी है, यानी रजत पदक जीतने वाली पहली है, परंतु इनसे पहले 4 खिलाड़ी है जो कांस्य पदक जीत चुकी है। इनमें 2012 में जीता था गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने, और 2018 में पूजा ने जीता था, और 2019 में विनेश फोगाट कांस्य पदक जीत चुकी है विश्व चैंपियनशिप में। तो ये थी अंशु मलिक, जो कि 19 वर्ष की है और 57 केजी वर्ग भार से ये कुश्ती लड़ती है। इन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और ये फाइनल में थी, तो फाइनल में ये अमेरिका की हेलन लूसी मारोलिस से हारी है। हारने के बाद इनको मिला है सिल्वर मेडल और अमेरिका की खिलाड़ी को मिला है गोल्ड मेडल। 7वां क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है साहित्य भूषण सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा जारी किया जाता है या दिया जाता है। तो ये डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा को दिया गया है और इनके साथ 20 और लोगों को दिया गया है। इसमें 2.5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जो है, ये कवि कुमार विश्वास, जो कि बहुत पॉपुलर है, उनके पिताजी हैं, और ये भी एक प्रोफेसर है और हिंदी के कवि हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। 2019 में इनकी एक रचना थी मानस चिंतन, जो कि रामचरितमानस पर आधारित है। उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिल चुका है। जबकि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये एक और पुरस्कार दिया जाता है, भारत भारती सम्मान, जो कि शशि भूषण सीतांशु को दिया गया है। भारत भारती सम्मान में 8 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो यह पिस्टल शूटिंग से। फिर अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर क्या है, तो ये भूकंप, सुनामी और चक्रवात संभावित क्षेत्र है जो कि जापान के आसपास के है। और लास्ट क्वेश्चन है होप मिशन किस देश से संबंधित है, तो यह है यूएई से। यूएई होप मिशन भेज रहा है मंगल ग्रह पर, एक्चुअली भेज चुका है, और भारत का जो मिशन है उसको मंगलयान कहते हैं। चीन ने जो भेजा है जुरोंग रोवर है, अमेरिका का परसिवरेंस रोवर है। और इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने मंगल ग्रह पर उतारा है। पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर उतरने वाला पहला हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर है। और यह है रिंग ऑफ फायर जो अभी हमने पढ़ा था 9वें क्वेश्चन में। ये प्रशांत महासागर का एरिया है, उसमें ये रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है जहाँ भूकंप, सुनामी आदि आते रहते हैं। अभी रिसेंटली जापान में भूकंप आया 7 अक्टूबर 2021 को रात 9 बजे 6.1 रिक्टर पैमाना का। तो ये जापान यहाँ है जो ये रिंग फायर, ये आप मैप में जो देख रहे हैं इस क्षेत्र में जो है वहाँ भूकंप और ज्वालामुखी अक्सर आते रहते हैं। भारत भी जो यहाँ है, भारत इसके कुछ हिस्से इसमें आते हैं। जो बेरन द्वीप वाला इलाका है अंडमान में, पूर्वी अंडमान में, वो भी इसका हिस्सा है। ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, इसके कुछ हिस्से भी इसकी जद में रहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का न्यूजीलैंड है, यह भी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में पड़ता है। और ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। यहाँ मेरियाना ट्रेंच है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान जो कि प्रशांत महासागर में ही है। और ये इंडोनेशिया और मलेशिया, सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी, जापान और कोरिया के कुछ क्षेत्र, फिलीपींस, ये रिंग ऑफ फायर में पड़ते हैं। ये यहाँ अमेरिका का क्षेत्र है हवाई जो कि ज्वालामुखियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र हैं चिली आदि जो कि ये भूकंप और ज्वालामुखी अक्सर झेलते रहते हैं। ये मेक्सिको है और ये अमेरिका है, ऊपर कनाडा है। और इधर जो क्षेत्र है ये अलास्का का है, अमेरिका का ही क्षेत्र है। अमेरिका एक तो यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, 3 मुख्य भूमि क्षेत्रों में फैला हुआ है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, यहाँ पर चाइना है, इनके बीच में मंगोलिया है, और ये भारत है, पाकिस्तान यहाँ है, ईरान है इसके पास, और यहीं पर अफगानिस्तान है। ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, और ये अंटार्कटिक महासागर है, और ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है, और ये यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है। ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, जो कि सारे महाद्वीप हमने एक साथ देख लिए हैं मैप में। और ये जो एस आकृति में है यह है अटलांटिक महासागर। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। इसमें हम यूएई भी की देख लेते हैं जो कि होप मिशन के कारण अभी चर्चा में था। ये शुक्र ग्रह, और इस शुक्र ग्रह के जो कि विनस कहलाता है इंग्लिश में, उसकी खोज के लिए भी एक मिशन भेजने वाला है 2028 में, जो कि 2033 में पहुंचेगा। ये यूएई है, और इसके पास ये कतर है, कतर के पास ही बहरीन है, यहाँ कुवैत है, ये पूरा अरब प्रायद्वीप है, ये सऊदी अरेबिया है, यमन है, ये ओमान है। और इसी में जो हाइफा की लड़ाई पड़ी थी हमने, वो इजराइल के लिए लड़ी गई थी। तो इजराइल ये है, इसमें पास में ये लेबनान है, इजराइल इतना ही है। यहाँ पर जो एक शहर है वो हाइफा है, और इधर ऊपर तुर्की है। तो तुर्की का पहले यहाँ नियंत्रण हुआ करता था। ये साइप्रस है, ये भूमध्य सागर है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। धन्यवाद।